16 फरवरी 2023 यूट्यूब के नए सीईओ का चयन हुआ। नाम नील मोहन। बाकी और अमेरिकी कंपनी सीईओ की तरह ये भी भारतीय मूल के सीईओ। भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात थी और दुनिया के कोने कोने में नील मोहन नाम की चर्चाएं होने लगी और होने भी वाकई थी, क्योंकि यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिसका सीईओ एक इंडियन काबिज है, उसकी चर्चा तो होनी थी, वो भी भारतीय मूल के होने के बाद। गूगल, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, शैनेल, IBM और ट्विटर जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म के सीईओ के बाद अब यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन मूल का ही था। बट ऐसा क्यों कि हर साल कई लाख लोग, कई लाख युवा भारत छोड़ के बाहर मुल्कों में पलायन कर रहे हैं। ये भी उनमें से कुछ एग्जाम्पल है। और यही नहीं, राजनीति फील्ड में भी आप देखो, अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इंग्लैंड में ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री प्रीति पटेल, आलोक शर्मा MP, आयरलैंड में देखो, आयरलैंड में लियो वार्डाकर, पुर्तगाल में कोस्टा रिको, न्यूजीलैंड में सौरभ शर्मा MP, पहले MP जो अभी बने हैं। और इन देशों के अलावा भी आप मॉरिशस, सिंगापुर, घाना, गुआना, इन देशों में भी भारतीय मूल के पदाधिकारी उच्च पदों पे उपस्थित है। तो ऐसा क्यों कि हर साल इतने बड़े संख्या में युवा, इतनी बड़ी संख्या में हमारा टैलेंट, यूथ और देशों की ओर मूव हो रहा है। मैं अभी इस वक्त इंग्लैंड में हूँ। मैं भी एक भारतीय स्टूडेंट हूँ जो कि इंग्लैंड में पढ़ रहा हूँ 1 साल से। तो यहाँ का कल्चर मैंने देखा है, समझा है और उसी के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 1 साल मैंने यहाँ का कल्चर, जो यहाँ के इमिग्रेंट जो 1947 से पहले और 1947 के बाद, 2000 के बाद जो आए हैं, सो मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनके बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं जो 1947 में आज आए थे। वही मैं ऐसे इंडियन से भी मिला जो कि केन्या, 1947 के टाइम पे अंग्रेज़ों ने कुछ इमिग्रेंट को पंजाब, पश्चिम भारत, गुजरात से केन्या लाए थे। फिर केन्या से वही लोगों को इन्होंने इंग्लैंड बुला लिया लेबर के लिए। तो उनके जो बच्चे हैं, उन्हीं की एक कर्म है ना। तो उन्हीं की पीढ़ी के मैं लोगों से मिला हूँ। तो मैंने 1 साल में काफ़ी कुछ देखा इस देश में। तो मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे जैसे लाखों युवा क्यों मजबूर होते हैं बाहर आने के लिए। मैं नहीं बोल रहा कि देश खराब है, सिस्टम खराब है, देश बहुत बढ़िया है, 6 ऋतु है यहाँ पे, मौसम का कुछ नहीं पता। बट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये बताता कि लास्ट मंथ एक बात चली थी कि 2.5 लाख इंडियंस ने अपनी जो नागरिकता छोड़ दी है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था, इसका प्रॉपर डाटा अगर देखें तो काफ़ी बड़ी संख्या में है। और ये भारत के लिए एक त्रासदी है आज के समय में, क्योंकि यूथ सबसे बड़ी पावर होती है। चाइना को आप देखो कैसे यूज़ किया उसने, और हमारा यूथ बाहर जा रहा है। और सरकार बना रही है भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है प्रवासी दिवस बनाए, लेकिन यूथ बाहर क्यों जा रहा है। अभी मेन मीडिया में आप देखो, जब ये नील मोहन जो है यूट्यूब के नए सीईओ बने, उसके बाद आप मीडिया में देखो क्या चल रहा है। एक बार देखो फिर कंटिन्यू करते उसके हैं। तुरंत बाद तुम मानो नील मोहन नाम की चर्चाएं दुनिया के कोने कोने में होने लगी। और हो भी क्यों ना, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे एक नया सीईओ, वो भी इंडियन हो, काफ़ी गर्व की बात है इंडियंस के लिए, बिल्कुल। बट हर बार की तरह एक साइड दिखाएगी, ये नहीं दिखाएगी कि क्यों हमारा टैलेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर मूव हो रहा है। सो एज अ इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और एक भारतीय नागरिक होने के अनुसार मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस चीज़ को देखूँ और ये वीडियो बनाऊँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जो चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पा रही है। मैं अभी इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में हूँ, मैं 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, प्रवासियों से मैं मिला हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, मेरे को कुछ नहीं मिला। यूट्यूब पे काफ़ी बड़े जो यूट्यूबर्स है स्टूडियो में बैठ के उन्होंने बताया कि वाई रिच इंडियंस आर लिविंग कंट्री। किसी ने ये नहीं बताया स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट, जो मिडिल क्लास तबका, गरीब तबका क्यों इंडिया छोड़ने का मजबूर है। तो आप देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी फेमस यूट्यूबर, आप देखो यूट्यूब पर जाकर लिखो तो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग उसकी तरह ही स्टूडियो में बैठ के एक वीडियो बना दिया ना। उनके पास एक्सपीरियंस है, मैं नहीं बोल रहा मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट हाँ मैंने 1 साल में देखा, प्रवासियों के साथ मिला हूँ। मैं भी एक प्रवासी हूँ, इंडियन स्टूडेंट हूँ, मैं भारतीय हूँ, मुझे इस चीज़ का गर्व है। लेकिन क्यों इंडियन हर साल लाखों की तादाद में अपना देश छोड़ रहे हैं। तो मैंने इसके लिए एक सर्च की। मैं यूजुअली वीडियो बनाता हूँ कि स्टूडेंट की लाइफ कैसी क्या, मैंने एक वीडियो हट के बनाई है, क्योंकि वो वीडियो तो हज़ारों लोग बना रहे हैं, डेली हज़ारों वीडियो डल रही है। बट मैं एक इंडियन होने के नाते जो बाहर देश में रह रहा हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है क्यों इतने लाख युवा बाहर देश में आ रहे हैं, औरों को भी पता लगे। हालांकि मैं बाहर बैठा हूँ, लेकिन मेरी वीडियो औरों तक भी जाएगी, नो वरी। तो मैंने इसके लिए एक रिसर्च की, 2 दिन मेरे को पूरे लगे हैं, मेरी लोगों से भी बात हुई है। तो मैंने आपको बताया जो केन्या से आए हैं या और 2 से इंडियन हैं वो आए हैं, पहले केनियन इंडियन है वो, फिर यहाँ पे रह रहे हैं। और जो इंडियन 1947 के बाद 2000 में भी आया है वो अभी यहाँ पे PR है।
और उनसे भी मेरी बात हुई है। उसके बाद मैंने रात को एक रिपोर्ट बनाई है। पहले देखो प्रॉपर मेरे को 5 घंटे लगे हैं रिपोर्ट्स तैयार करने में, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ डाटा, क्योंकि आप मैं देखते हो कि ये डाटा है जो गवर्नमेंट ने भी साइट पे प्रॉपर नहीं दे रखा। तो लोकसभा की स्पीचेस वगैरह जाके देखो तो वहाँ से प्रॉपर डाटा मिला है। उसके बाद मैंने कुछ आपके साथ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट की उसके बाद मुझे तो इंडियन होने का फ़र्ज़ निभाना ही था, अगर क्यों इतने लाख लोग देश को छोड़ रहे हैं। उसके बाद मैंने एक रिपोर्ट तैयार की, गूगल का सहारा लिया, यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिली। वहाँ भी ब्रेन ड्रेन के तहत कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने स्टूडियो में बैठ के वीडियो बनाई थी, जिन्होंने इंटरनेशनल लाइफ, इमिग्रेंट लाइफ को एक्सपोजर किया ही नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो अभी बात करते हैं कि कितने इमिग्रेंट हर साल इंडिया से बाहर मुल्कों में प्रवास हो रहे हैं। तो लास्ट 2 मंथ्स पहले एक रिपोर्ट आई थी कि भाई 2.5 लाख इंडियंस ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। नागरिकता छोड़ दी एक अलग बात है, क्योंकि 6 से 7 साल में किसी मुल्क में रहती है तो एवरेज आपको पीआर मिलती है, बट नागरिकता से अलग जितने लोग आ रहे हैं उसका डाटा कोई नहीं है। फिर उसका मैंने डाटा निकाला तो लोकसभा का एक स्पीकर है सुभाष सरकार करके, उसने केंद्रीय मंत्री है बीजेपी का ही, उसने स्पीच दी कि 2021 के अंदर 4,54,000 स्टूडेंट्स प्रवासी, उसमें 65% स्टूडेंट थे जो केवल 21 से 28 साल के बीच थे, जो स्टूडेंट वीज़ा में सबसे ज़्यादा आते हैं। 4,54,000 2022 में लगभग 7,000 हो गए, जो कि 65% पिछले से ज़्यादा थे। और 2023 के अंदर लगभग ये आंकड़ा 10 लाख तक जाने वाला है। 10 लाख एक छोटा आंकड़ा नहीं है। आप सोच के देखो 10 लाख लोग खड़े हैं, उसमें भी आप मान लो 7.5 लाख केवल युवा खड़े हैं। एक देश के 7.5 लाख युवा किसी बाहर मुल्कों में चले जाते हैं, लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप की भी देश, जितने विकसित देश है, हमें यहाँ पे आने के लिए आना पड़ता है। किसी का ड्रीम होता है, किसी की मजबूरी होती है, या किसी के और कोई कारण होते हैं। तो मैन बात करते हैं प्रवास क्या होता है, किसी एक देश से दूसरे देश में जाना, बसना, पढ़ना या वहाँ पे परमानेंट सेटल हो जाना प्रवास कहलाता है। बट आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्रवास, पहले के समय में जो प्रवास होता था वो केवल कमाने के लिए और लोग बाग उल्टे आ जाते थे। 1947 देश आज़ाद हुआ, जब भी प्रवास हुआ था, जब गोरों ने, जो अंग्रेज है उस हुकूमत ने इंडिया से लोग बाग बुलाए थे, बट वो कुछ परसेंट थे। आप मेन बात करो तो पहले प्रवास होता था अरब कंट्रीज़ की ओर, केरला और एमपी, केरला और आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा। आज भी आप देखो सबसे ज़्यादा जो जाते हैं लोग बाग साउथ इंडिया से, वो जाते हैं दुबई के अंदर। और जो साउथ इंडियंस और मुल्कों में भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो पढ़ के उल्टे चले जाते हैं या बिजनेस करते हैं। बट नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी स्थिति खराब है। तो पहले पे आता है आंध्र प्रदेश 12%, दूसरे पे आता है पंजाब 12%, तीसरे पे आता है गुजरात 9%। गुजराती है, उनके भी बड़े बड़े बिजनेस है, मैंने देखे लेस्टर में। तो गुजराती, नॉर्थ इंडियन की ये हालत है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम कर लेते हैं या थर्ड क्लास काम करते हैं, बट गुजराती और साउथ इंडियन वो प्रोफेशनली काम करते हैं, ये सच्चाई है। लेस्टर सिटी देखो गुजरातियों की है, एक से एक बिजनेसमैन है। आप अमेरिका में देखो होटल्स का बिजनेस सारा गुजरातियों के पास है। और साउथ इंडियन भी आईटीज़ में काबिज है, सुंदर पिचाई से लेके नारायण मूर्ति तक सारे ही साउथ इंडियन मोस्टली है। इंडियन है, फ़क्र है, गर्व है हमें, वो भी इंडियन है। तो अभी बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में सबसे बुरा हाल जो इमिग्रेंट की स्टेट के तौर पे वो हुआ पंजाब। 1947 से लेके अब तक लाखों युवा पंजाब से कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में मूव हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है पंजाब के गांव आज के समय खाली होने लगे हैं। एक नहीं, 150 से 200 गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं। और दिन पर दिन मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली में और कोटा में अंदर जो कंट्रीज़ के पार्ट है, स्टेट है, वहाँ पे तो एसएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआईटी की बातें चलती है। बट आप पंजाब के किसी बाजार में जाओगे, बस से लेके दीवार के पोस्टर तक आईलेट्स, पीटी के ही रहते हैं। बड़े बड़े बाजार है, अरबों की इंडस्ट्री है, एजेंटों ने फ्रॉड कर करके अपने घर भर लिए, बच्चों को भेज देते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन पंजाब में सबसे स्थिति खराब आज के टाइम में, और उसी के चलते गाँव खाली हो रहे हैं। खसान और गिलियान, 2 गांव ऐसी एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, दोआबा रीजन बेल्ट में पड़ते हैं। वहाँ पे आप रात को देखो तो हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं है, युवा वहाँ पे बचे नहीं है। बुजुर्ग है या बुजुर्ग बचे तो उनको कनाडा बुला लिया है। और सच्चाई ये है कि वहाँ पे बुजुर्ग जो है वो अपने देश आना चाहते हैं, क्योंकि जो मैंने 2 गाँव के नाम आपको बताए हैं, ऐसे ही कई हज़ार गाँव पंजाब में आज के समय हो सके हैं। बस दोआबा रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। ये गाँव जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनको देखो या डालो, ईजिली आपको मिल जाएगा। गांव बिल्कुल खाली है, ना कोई सब्जी वाला है, जाना पड़ता 10 किलोमीटर। जो वहाँ पे थोड़े बहुत बुजुर्ग बचे हैं वो बोल रहे सब चले गए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारे चिता को कोई 4 कंधे देने वाला होगा या नहीं। सच्चाई है, पंजाब में इतनी बुरी हालत हो गई है। यूपी बिहार से, वो भी देश के नागरिक इमिग्रेंट वहाँ पे जा रहे हैं, और अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमसे ज़्यादा यूपी बिहारी हो गई है, उनको भी कमाने का अवसर चाहिए। सिंपल सी बात है।
बट पंजाब में इतनी हालत ख़राब हो गई है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा। एक साल के अंदर 33,000 बच्चे हरियाणा से इस साल निकले हैं। वाकई एक मंत्री ने विधानसभा में बयान दिया, वैसे आपको आंकड़े नहीं मिलेंगे। सबसे खराब हाल मैं इंग्लैंड के अंदर रह रहा हूँ, पंजाब के बाद हरियाणा वालों का जो हो रहा है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों ही कृषि प्रधान प्रदेश है। बट पंजाब में इमिग्रेंट पहले स्टार्ट हुआ, तो हरियाणा में जो स्टार्ट हुआ वो एक साल में 2023 के मिड तक वो पंजाब से ऊपर चला जाएगा। पंजाब में के बाद हरियाणा में बड़ा बुरा हाल हो गया है। स्टूडेंट्स वही है, माफियाखोर एजेंट्स का राज चल रहा है हरियाणा। मैं अभी बर्मिंघम में रह रहा हूँ, एक साल मैं पहले पंजाबी थे, अभी बसों में हर जगह हरियाणा के ही स्टूडेंट्स है। क्योंकि एक सबसे बड़ी इसकी दिक्कत ये है कि अग्निवीर आई थिंक फौज की नौकरी जो उसको अग्निवीर में कर दिया तब्दील, 3 साल तक होती है। हरियाणा से सबसे ज़्यादा जो युवा है वो खेलों में निकलते हैं और फौज में निकलते हैं। तो आप देखिए, अब वहाँ पे हर घर से फौजी था। अब किसी भी गाँव में चले जाओ, होता क्या था भाई, 60 लड़के दौड़ मारे, लड़कियां दौड़ मार रही, फौज का इतना क्रेज था। बट इस योजना के बाद से हरियाणा का युवा भी बाहर प्रदेशों में आ गया है। यहाँ अब हरियाणा में स्थिति है कि गाँव के नाम कंट्रीज के नाम से पड़ने लगे। कैथल जिले में कुंडली ब्लॉक के अंदर देहड़ू गांव है, उसको मिनी इटली बोला जाता है। 26 सालों के अंदर युवा वहां से सारा इटली चला गया। अहर कुराड़ गांव पानीपत के अंदर मिनी अमेरिका बोला जाता है। 200 नौजवान अमेरिका चले गए हैं और अब भी सफर जारी है डंकी इलीगल के थ्रू। उसके बाद बात करते हैं जींद के अंदर एक गांव, उसको मिनी फ्रांस बोला जाता है। वहाँ के युवा फ्रांस की आर्मी में जाके, सोचिए फ्रांस की आर्मी में जाके भर्ती हो रहे हैं। मिनी फ्रांस, मिनी इटली, मिनी अमेरिका, हरियाणा में ये हाल है। और हरियाणा का पीक पंजाब से ज़्यादा है। जो पीक 2007 पंजाब में था वो अब हरियाणा में है। और अगले साल 2023 के मिड तक, एक रिपोर्ट के अनुसार, प्राइवेट रिपोर्ट है, उसके अनुसार हरियाणा पंजाब की बराबरी या 1% ऊपर जाएगा। तो अभी आप देखिए, हरियाणा पंजाब कृषि प्रधान स्टेट, जहाँ से कृषि खेती होती थी, खेती में कुछ बचा नहीं है, फौज की नौकरी बची नहीं है। अब सिस्टम है, देश कोई खराब नहीं है, सिस्टम या सरकार आप बोल सकते हो। सच्चाई है, ये आज के टाइम में हो रहा है इमिग्रेशन। देश का युवा किस ओर जा रहा है ये देखो। और सबसे बड़ी बात ये है, कुछ साल पहले तक चाइना और इंडिया 2 सबसे बड़े आबादी वाले देश है, उसमें भी इंडिया सबसे बड़ा आबादी वाला देश अब बना कुछ महीनों के अंदर। बट मैं एक बात बताता हूँ, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, 3 देशों के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स चाइना के थे। उसमें कि चाइना में ये नीति कि चाइना में स्टेट स्पॉन्सर स्टूडेंट्स है, कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है कि आप बाहर जाओ, चाइना की गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। और इंडिया में गरीब तबके के लोग अपनी ज़मीन बेच कर, फिर भी आज के टाइम में आप देखो, चाइना के स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो चुके, पहले नंबर पे इंडियंस आ गए हैं। यूके के अंदर देखो काफ़ी बड़ा पीक, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तीनों जगह कोरोना के बाद इंडियन स्टूडेंट्स की इतनी भरमार हो गई है कि उन्होंने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। जबकि चाइना स्टेट स्पॉन्सर स्टूडेंट्स भेजता है, कि वो सरकार पैसा देती है, लोन देती है। और इंडिया में तो सरकारी तबके वाले को भी लोन लेने के लिए 10 चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके बाद भी ज़मीन बेच रहे, गहने बेच रहे, उसके बाद भी इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट चाइना को पीछे कर दिया। अब आप देखिए क्यों युवा जाता है। अब ये नहीं कि इसके नुकसान और फायदे भी है। फायदे ये है कि फायदे इसके बहुत सारे हैं, फॉरेन रिजर्व से लेके हर चीज़ तक। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ एक आंकड़ा जो अभी आया है, 2.5 लाख तो 2022 में बंदों ने लोगों ने अपनी इंडिया की नागरिकता छोड़ दी। बट 2011 से लेके 2023 तक, 2022 के अप्रैल तक 16 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ के, त्याग के दूसरे देशों में बस गए। अब नागरिकता छोड़ना इतनी आसान नहीं है। 7 साल में, 5 साल में एवरेज एक बंदे को नागरिकता मिलती है। पीआर इतनी छोटी चीज़ नहीं कि बोलते पीआर हो गया। पीआर होने में उसको 6-7 साल उस देश में रहता, सिस्टम को जानता, फिर वो आसान निकल नहीं पाता है। और अभी आप देखिए कि 22 तक के है, 2017 में बच्चे गए होंगे, वो 23 में अब हो गए। और 23 में इतने बच्चे जा रहे हैं जो 17 में नहीं गए थे। आप मानिए 16, मैं आपको बता सकता हूँ 2-3 सालों के अंदर, एक साल में 5-5 लाख लोग देश की नागरिकता छोड़ेंगे। देश छोड़ने वाली संख्या 10 से 15 लाख अलग है, नागरिकता छोड़ना बहुत बड़ी बात है। 16 लाख लोगों ने 2011 से लेकर 22 के अप्रैल तक नागरिकता छोड़ दी है। ये खुद केंद्रीय मंत्री का बयान था, 2022 के अंदर अप्रैल में बयान आया था। काफ़ी बड़ी बात है। अब बात करते हैं हम फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा बहुत होता है। 25% फॉरेन रिजर्व से एक कंट्री की इकोनॉमी चलती है। 25% फॉरेन रिजर्व, जो इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वो इमिग्रेंट इंडिया में ही आता है। इंडियन इमिग्रेंट से वर्ल्ड कंपेयर करें, 4% जीडीपी का हिस्सा है। और ये लगभग 2.7 बिलियन 2022 में था, और 2023 में 3 बिलियन तक 5% जीडीपी और 30% के पास फॉरेन रिजर्व में तब्दील होने वाला है। काफ़ी बड़ी बात है।
उसके बाद बात करते हैं हम सॉफ्ट पावर की। जैसे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, लेस्टर में हिंदू मुस्लिम हुआ था, वहाँ पे जो गुजरात का व्यापारी संगठन उसका काफ़ी बड़ा हाथ था, जो सांसद में, यूके की सांसद तक में वो पक्ष लिया था इंडियंस का। अमेरिका में जब मोदी जाता है तो गुजरात के व्यापारी होते हैं, इतनी बड़ी डेलीगेट्स की टीम होती है, एक सॉफ्ट पावर इमिग्रेंट, कोई गलत नहीं है, बट इतनी बड़ी संख्या में देश का युवा, देश का टैलेंट बाहर जा रहा, सोचने की बात है, देश की सरकार को सोचना चाहिए। इसी के लिए बस ये वीडियो है। तो बात करते हैं सॉफ्ट पावर। अभी एक वीडियो आई थी एक हफ्ते पहले, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, स्टडी आईक्यू पे भी आई थी। जेनेवा के अंदर एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रा, वो अपनी यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी। उसने देखा जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे बड़े बड़े मुख्यतः मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक से लेके फूड हंगरी इंडेक्स तक का। उसने देखा कि वहाँ पे एक चौराहे पे 4-5 बोर्ड लगे हुए थे कि उस पर लिखा हुआ था क्रिश्चियन में इंडियन क्रिश्चियन के साथ भेदभाव हो रहा, मुस्लिम के साथ हो रहा है। उसने फोटो खींची, जयशंकर को टैग किया। अभी वो मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है स्विट्जरलैंड और इंडियन के डेलीगेट्स के अंदर। तो छोटी छोटी चीज़ें जो इंडियंस बाहर रहता है वो अपने देश के लिए फेस करता है, अपने देश के सम्मान में बोलता है। उस छात्रा ने उस वीडियो को शेयर किया। वीडियो शेयर करने के बाद जयशंकर को टैग किया। मैं इस बात में बड़ा, ये भी ठीक है कि अभी जो है विदेश मंत्रालय काफ़ी एक्टिव है 2-3 सालों से, सुषमा स्वराज के बाद से ही। तो उन्होंने संज्ञान लिया और स्विट्जरलैंड के राजदूत को तलब किया दिल्ली में। और उसके बाद वो बोल रहे कि ये बोर्ड कैसे आए, उसमें ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। हर देश में इंडिया का नाम खराब करने के लिए 3-4 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आप देखो खालिस्तान का आप ले लो एग्जाम्पल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आपने देखा होगा हरियाणा वालों ने तिरंगा रैली निकाली थी, गुजरातीज भी लंदन में वेम्बली में आपने देखा होगा पीछे। तो एक सॉफ्ट पावर होती है कंट्री की कि दुनिया में उनका तबका होता है, बट ठीक है एक हद तक। बट एक साल में 10 लाख लोग, 10 लाख, 7 लाख युवा, 7.5 लाख युवा देश छोड़ रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। बात ये है। अब ये तो हो गई इसकी प्रॉफिट। अब करते हैं लॉस क्या हो रहा हमारी इकोनॉमी को। प्रॉफिट के बारे में सब बात करते हैं, प्रवासी दिवस बनाते हैं, प्रवासी सम्मेलन बनाते हैं, बताते कि 2.5 लाख लोगों ने बाहर की नागरिकता ले ली, सांसद में बताते हैं। बट इसके नुकसान जो मीडिया वो नहीं बताती, जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। इसके नुकसान तो बहुत सारे हैं, पर मेन हम 3-4 टॉपिक देख लेते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है यूथ एम्प्लॉयमेंट और यूथ एम्पावरमेंट। यूथ एम्पावरमेंट आज के टाइम में आप देखो जापान और यूरोपियन देश बूढ़े हो रहे हैं, यूथ की ज़रूरत है। और हमारे देश में इतना युवा है, अगर दिल से काम करे तो अमेरिका, अभी हमारी कंट्री 5 ट्रिलियन की है, 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। युवा हमारा बाहर जा रहा है। यूथ एम्पावरमेंट हर देश चाहता है। अमेरिका जो भी क्रीमी लेयर होता है, बिहार यूपी में आप देखो तो वो आता है, जो वहाँ के विद्यार्थी होते हैं इंडियंस काफ़ी काबिल, काफ़ी मेहनती होते हैं। ये बाहर देशों में आप देखो तो अमेरिका का एक टीवी शो में देख रहा था लास्ट वीक, तो वो बोल रहे थे कि इंडियन सोसाइटी जो अमेरिका के अंदर है सबसे सफल सोसाइटी है। इवन कि अमेरिकन से भी जो वहाँ पे रह रही है, पढ़ाई के मामले में सबसे ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी कंपनियों में। अमेरिका के नेशनल चैनल पे आप मेरे को पर्सनल लिंक भी भेज दूंगा मैं। इंग्लैंड में भी आप देखो ऋषि सुनाक भारतीय मूल के है, ठीक है, प्रीति पटेल, आलोक शर्मा एमपी, इतने दिमागदार लोग इन देशों के अंदर बड़ी बड़ी ओहदों पे बैठे हुए हैं। देश से टैलेंट बाहर निकल गया। यूथ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, टैलेंट लोगों में बहुत है। ये तो हो गया आईटी फील्ड्स में, टैलेंट लोगों में इतना भरा पड़ा है, वो बाहर जाके 9 से 5 की जॉब करते या काम करते, जो भी, चलो 2 पैसे कमाते हैं, एनवायरनमेंट बढ़िया, सिस्टम काफ़ी अच्छा, ठीक है, लाइफ बनती है। बट इतने बड़े स्तर पर, और कोई नहीं चाहता अगर अपना ही देश इतना ठीक हो तो हम बाहर क्यों आए। सिंपल सी बात है, देश है ठीक, देश का सिस्टम इतना ठीक हो तो हम क्यों आए बाहर। देश तो अब भी ठीक है और गर्व है, हम इंडियन है। अब बात करते हैं सीईओ, जो सीईओ इन कंपनियों पे बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये, कोई आरक्षण से नहीं गए, तो दिमाग में का देखिए आईक्यू लेवल कितना होगा। इंडिया में आरक्षण भी काफ़ी बड़ा, मैं उसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। तो जो सीईओज है, ये आप देखो सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और अग्रवाल हो गए, 7 से 8 जो टॉप उसके जो सीईओ है वो इंडियंस है। अरविंद कृष्णा भी है, नारायण भी है, काफ़ी है। तो आप नाम देखो, सूची निकल जाएगी, ना केवल अमेरिका में, हर कंट्री में है। तो नाम आप देखो, जब ये युवा इंडिया से आईआईटी से निकल के बाहर जाते हैं
तो इनमें कितनी काबिलियत होगी जब दूसरे देश में जाके अंग्रेजों पे जाके हुकूमत करते हैं, उनके नीचे अंग्रेज काम करते हैं। आप सोच के देखो कितना दिमाग इनमें, कितनी एम्पावरमेंट इनमें होगी। अगर वही चीज़, वही टैलेंट इंडिया में का मतलब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती तो इंडिया में कितनी कंपनीज हो सकती थी, कितना फ़ायदा होता। तो इसके नुकसान काफ़ी है। भले ही फॉरेन रिजर्व वाली बात काफ़ी ठीक है, जीडीपी में काफ़ी सारा है, और भारतीय प्रवासी, लोग बोल देते हैं प्रवासी है बाहर का हो गया, लेकिन जो भारतीय प्रवासी कर रहे हैं अपने देश के लिए वो भी बहुत है। सिस्टम से दूर बैठे, सिस्टम से लड़के बाहर आए हैं देश के लिए, फिर भी कर रहे हैं हर मोर्चे पे। खालिस्तानी वाला मैंने आपको लिया एग्जाम्पल। तो अब देखिए, तो अभी इसके, अब ये तो हो गया, अब करते लोगों की बात। लोगों की बात कोई करता नहीं है ना। तो लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है आज के टाइम पे इंडिया में। कोई भी आप देखो 12th पास करता है, 90% स्टूडेंट्स, बोल रहा हूँ मैं 95, घर वाले बोलते हैं सरकारी नौकरी करनी है। मुखर्जी नगर और कोटा, दो ऐसे सेंटर आप सर्च करो, बोर्ड भरे पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, कोटा और मुखर्जी नगर के अंदर भी आईलेट्स के सेंटर के बोर्ड अब आपको दिख जाएंगे। ये जाल, इमिग्रेंट का जाल, इमिग्रेशन का जाल इतने बड़े स्तर पर फैल रहा है। इवन मैंने बर्मिंघम के अंदर बिहार, यूपी से भी लोग देखे हैं। अब मैं बिहार यूपी को कोई गरीब स्टेट नहीं बोल रहा, बिहार से आईएएस सबसे ज्यादा निकलते हैं, और वहाँ का युवा काफी दिमाग वाला भी होता है एज ऑल इंडियंस, और वो भी अभी बाहर आ रहे हैं। बिहार तक में ये जाल फैल चुका है। सरकार को कुछ सोचना चाहिए। सरकार फोर्स करके नहीं रोक सकती लोगों को, ना स्टूडेंट्स को, ये उनका हक है। पंजाब में ट्राई किया सरकार ने कि रोके, फोर्स करके किसी को नहीं रोका जा सकता। थिंकिंग लोगों को भी चेंज करनी पड़ेगी। लोग आज के टाइम पे चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा मतलब 7 से 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार बैठे, सरकारी नौकरी लग जाए एक बार, और वो फ्यूचर स्टेबिलिटी चाहते हैं। जाना है 8 से 9, 8 से 2, 8 से 4 जो भी है, जॉब सेफ है, पैसा 1 तारीख को आना है। लोग ट्राई, रिस्क नहीं लेना चाहते, जो करना चाहते वो नहीं करना चाहते। वो चाहते कि एक सेफ हो जाए हम, जॉब लाइफ चल रही है, कब तक चलेगी, कुछ हजार ही नौकरियां हैं और कितनों को मिलेगी। उसके बाद युवा 28 तक 30 तक ट्राई करता है, फिर प्राइवेट जॉब करता है, प्राइवेट में नहीं मिल रही, फिर युवा आ जाता है बाहर। उससे अच्छा तो ठीक है, सरकारी से अच्छा तो आप आईलेट्स करके बाहर ही आ जाओ, अपने 10-20 साल की बर्बाद कर रहे हो। मैं नहीं बोल रहा, भारत एक बात है कि लोग बाग सरकारी चाहती है अपने बच्चों को, और जो प्रतिभाएं है उनको मरण कर देते हैं। जो असल हकदार होते हैं पैसों के लिए, करप्शन मैं बोल रहा हूँ, सिस्टम मैंने बोला। तो लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत है। सिस्टम तो सरकार कुछ चंद लोगों की है, वो देश चलाती है, बट लोग जो है देश के अंदर वो भी एक तबका होता है, और लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, जो काबिल भी नहीं होते, उनको सरकारी नौकरी मिले, और बच्चे खुद चाहते हैं। 90% आप देखो गवर्नमेंट जॉब के बाद आईआईटी काफ़ी बड़ा एक ओहदा होता है, एक नाम होता है, इंस्टीट्यूट होता है। आईआईटी में आप देखो हर साल भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चे होम बोर्ड से, 90% से ऊपर, और 2 लाख से ज़्यादा बच्चे सीबीएसई से, टोटल 9 लाख बच्चे 90% से ऊपर नंबर लाते हैं। और आईआईटी में 5273 सीट पूरे इंडिया के अंदर है। अभी आप देखो, हर कोई आईआईटीएंस, हर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं हो सकता। हर किसी की एक अलग सोच होती है, भगवान ने दी है, और उसमें से 90% बंदा एक ही तरफ जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब, या 10% आईआईटी। ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल है ही नहीं। स्टूडेंट्स को यार जो तुम चाहते हो वो करो। तो अभी मैन सबसे बड़ी बात यही है कि युवा भी हमारे देश का, सारी गलती सरकार की नहीं है, सिस्टम की नहीं है, युवा की भी है। उसमें मैं हूँ या मेरी भी होगी, बट लोग चाहते हैं कि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आईआईटीएंस भी आप देखो 5273 सीट, 9 लाख बच्चे हर साल 90% से ऊपर नंबर लाते हैं। किस किस का नंबर आएगा? सिंपल सी बात है। तो लोगों को समझना होगा, सोचना होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया और सिस्टम पे ही बोल दिया। बाहर जो आते हैं उनमें फर्क ये है कि वो जॉब करते हैं, 6 दिन 7 दिन करते हैं। वो बाहर का फायदा कि मेहनत का मूल्य है, आप काम कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, आप खुश हो, बढ़िया लाइफ स्टाइल है, एनवायरमेंट है। लेकिन कब तक युवा आता रहेगा? तो यही है। और एक सबसे बड़ी बात, बिटर ट्रूथ जो इस वीडियो का है, वो रिजर्वेशन है। पहला हो गया गवर्नमेंट सिस्टम, दूसरा लोगों की थिंकिंग, तीसरा रिजर्वेशन। इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इंडिया में होता तो क्या पता वीडियो भी बैन हो जाए, या एससी वाले आ जाते। जब देश आज़ाद हुआ था, सब एससी वालों को भी 90% लोगों को पता, मैं कोई जातिवाद नहीं कर रहा। जब देश आज़ाद हुआ था उसमें 10 साल तक, अम्बेडकर जी ने लिखा था 10 साल तक रिजर्वेशन है। लेकिन उसके बाद वोटों की राजनीति के ऊपर इसको बढ़ाया गया, और आज के टाइम में ऐसा है, कुछ स्टेट तो ऐसे जहाँ पे 35% से ज़्यादा एससी वोट्स है। तो आप, आई थिंक, मुझे तो कोई लगता नहीं है अभी कि ये रिजर्वेशन सिस्टम हट सकता है, क्योंकि कई स्टेट्स में गवर्नमेंट बनती है, और गवर्नमेंट को अगर वोट नहीं मिलेगी तो वो हटा ही नहीं सकता।
सीधी सी बात है, रिजर्वेशन एक सबसे बड़ा मकड़ी का जाल इस सिस्टम के अंदर है। और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ, जो प्रवासी भारतीय इन देशों में काबिज है, उनमें आप परसेंट देखो तो 65%, 70% स्वर्ण है। सत्ता नडेला, सुंदर पिचाई, अरविंद केरा, लीना नेयर और पराग अग्रवाल, ये सभी ब्राह्मण बनिए स्वर्ण जातियों से आते हैं। इन्होंने कोई आरक्षण के दम पे ये सीटें नहीं हासिल की है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एससी इन देशों में नहीं है, एससी भी है, बट आप परसेंटेज देखो। अब मैंने इंडिया में, मैं इंडियन हूँ, मैंने देखा है कि जो स्वर्ण जाति वाले स्टूडेंट होते हैं उनका 90 पे नहीं होता, उनका 55 पे हो जाता है। अब मान लो डॉक्टर बनता 55 वाला और 90 वाला रह जाता है, तो क्या उस देश का होगा? सच्चाई है, ये रिजर्वेशन पे कोई बात नहीं करता, ना गवर्नमेंट का कोई मुखिया बात करता है, ना कोई मीडिया, नेशनल मीडिया बात करता है। सबसे बड़ी सच्चाई है ये। अब देखिए, 2 दिन पहले एक घटना यूपी के अंदर, यूपी के आजमगढ़ में योगेश्वर नाथ मिश्रा नासा में सिलेक्शन हुए हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये है कि उन्होंने एक लेजर टेक्नोलॉजी बनाई है और वो नासा टीम का हेड है योगेश्वर नाथ मिश्रा। आप देखिए, नासा ने उसको, वो सिलेक्ट हो गया, अभी वो अमेरिका जाने वाला है। वो भी एक स्वर्ण है, योगेश्वर नाथ मिश्रा। तो मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, ना जातिवाद कर रहा हूँ, बट ये चीज है, आरक्षण सबसे बड़ा एक मकड़ी का जाल सिस्टम के अंदर है। सिस्टम की गलती है, लोगों की विचारधारा भी गलत है कि सरकार ही चाहिए, बट सबसे बड़ी बात आरक्षण भी है। और तो और अब आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में भी करने के लिए बोल रहे हैं। हरियाणा के अंदर कुछ वादे चल रहे हैं, तो स्वर्ण कहा जाएगा। और होता ऐसा है कि एससी वालों को भी कई बार नहीं मिलता, राजनीति ऐसी चीज है। बट आरक्षण एक सबसे बड़ी मकड़ी का जाल आज के टाइम में इकोनॉमी में है, सिस्टम की भी है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को भी सुधरना होगा, तभी कुछ ठीक होगा। और सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। सरकार प्रवासी दिवस मना रही कि हमारे लोग प्रवासी इतने रह रहे हैं, ठीक है, गर्व की बात है, बट कब तक ऐसे ही युवा अपने घरों से दूर होते रहेंगे? ठीक है, सिस्टम ठीक है, एनवायरनमेंट ठीक है, पैसे ठीक है, मेहनत का मूल्य है, बट हम अपने देश में ये चीज़ मिले तो हम बाहर क्यों आएंगे? और हमें खुद गर्व होता कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं, जिस देश के नागरिक, इवन मैं इंग्लैंड में हूँ, यूके का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन मूल का ही है। इस देश की रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री प्रीति पटेल एमपी। और आप देखिए, आयरलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये वेस्टर्न कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज है, सिंगापुर तक में इंडियंस ओहदे पे बैठे हुए हैं। आप सर्च करो, वो भारतीय या भारतीय मूल के हैं। तो भारतीयों में कला की कोई भी कमी नहीं है। मैं खुद एक इंडियन हूँ, प्राउडली इंडियन हूँ। मैं अभी इंग्लैंड बर्मिंघम के अंदर हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं प्राउड इंडियन हूँ, मानता हूँ। तो मैंने वीडियो इसीलिए बनाई कि मैं कुछ बातें रख सकूँ। मैं नॉर्मल वीडियोस बनाता हूँ, वैसे हज़ारों वीडियोस बनती है। दैट्स इट, वीडियो यही तक है, बाकी आगे वीडियोस ऐसी आती रहेगी। अच्छी लगी तो ही लाइक करना, बाकी बाय।